Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is p block element. p block element में अपन बेसिकली 13th और 14th फैमिली की यहाँ पे बात करेंगे. तो 13th फैमिली का फर्स्ट लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, बोरोन फैमिली का. ओके, सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ बोरोन फैमिली. ओके, नाउ लास्ट क्लास तक हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझे थे. कौन सा बच्चा? इनर्ट पेयर इफेक्ट. और इनर्ट पेयर इफेक्ट के आपको एप्लीकेशन भी देखे गए थे. ठीक है, याद आ रहा है किसी को कि अगर टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो हम क्या देख रहे थे? जनरली जो साइज है वो क्या हो रहा था मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जैसे कि यहाँ पे इसका वैल्यू है 2s2 सिर्फ वैलेंस शेल को अगर लिखें तो यहाँ पे 3 4 5 6 ठीक है. तो अगर वैलेंस शेल का नंबर बढ़ता है, वैलेंस शेल का अगर नंबर बढ़ रहा है 3 4 p1 5s2 5p1 6s2 6p1. अच्छा, देखा यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज क्या होता है? इंक्रीज. ठीक है, बट हमने लास्ट क्लास में देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट कि यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम अगर देखें तो बड़ा साइज किसका हो जाता है बच्चा? एल्यूमिनियम का. यानी कि गैलियम का साइज बढ़ने की जगह क्या हो जाता है? कम हो जाता है. उसका रीजन क्या था? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा. गैलियम में जब इलेक्ट्रॉन जाता है पुअर शील्डिंग होता है, शील्डिंग की वजह से साइज बढ़ने की जगह क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ठीक है, तो साइज अपन पढ़ चुके हैं. बात कर लेते हैं आज आयोनाइजेशन एनर्जी की. आयोनाइजेशन एनर्जी. देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी. अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस बना रहे हैं, फिर सेकंड बना रहे हैं, फिर थर्ड बना रहे हैं. तो यहाँ पे देखो ये तो इस फर्स्ट टाइम आप एनर्जी दोगे तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1. जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आप हटा रहे हो तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2. और थर्ड इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 3. हमेशा याद रखना है कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है. ठीक है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से देन द आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से. ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं. ओके, दूसरी बात, तो जनरली हमारे पास अगर बोरोन फैमिली मेंबर को तो देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने? 3 है. तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. तो टोटल 3 आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे. जनरली थेलियम में तो अपन ने देखा भी था कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको हटाना है, सेकंड और थर्ड, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. इसीलिए थेलियम प्लस तो ज़्यादा स्टेबल भी नहीं था, थेलियम प्लस 1 स्टेबल होता है ना. ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने. सो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए फर्स्ट ट्रेंड तो ये याद रख सकते हैं कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी. पहली बात. दूसरी बात, अपने को जो ट्रेंड याद रखना है सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आप याद रख सकते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या ट्रेंड होता है, जैसे कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है. जनरली साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज में क्या रिलेशन है? बोलो. साइज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. बोलो हाँ कि ना. तो बोरोन का साइज सबसे छोटा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा. फिर एल्यूमिनियम की. अब एल्यूमिनियम और गैलियम में बात करें तो देखो गैलियम का साइज बढ़ने की जगह डिक्रीज हो गया है. ठीक है, साइज बढ़ने की जगह क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है. और यही रीजन है कि जो गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चा वो क्या रहेगा? एल्यूमिनियम से ज़्यादा रहेगा. ठीक है, तो बोरोन से का तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम से, बट एल्यूमिनियम का कम होगा किससे? गैलियम से. ठीक है, और लास्ट में अगर बात करें तो इंडियम और थेलियम में भी बच्चे आपको याद रखना है क्या कि थेलियम में जो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं? इससे इलेक्ट्रॉन जब इसमें फिल हो रहे हैं तो उससे पहले 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, जहाँ जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसी को आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला था. और यही रीजन है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज तो बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए था. यस और नो? बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि थेलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इन तीनों में ये सीक्वेंस याद रखना है, इन दोनों में ये सीक्वेंस याद रखना है. अगर ओवरऑल आपको सीक्वेंस से याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी का तो आप याद रखेंगे क्या बच्चे? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात कर रहे हैं. आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा? फर्स्ट. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है बोरोन का, फिर थेलियम का, लास्ट वाले का, फिर बाकी को एज इट इज वो कर देंगे अपन. थेलियम का, फिर
गैलियम का, फिर इंडियम का। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा। सबसे ज़्यादा इसका, फिर थेलियम का, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम में ज़्यादा किसका था बोलो? गैलियम का। तो फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम एंड फिर इंडियम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? आयनाइजेशन एनर्जी के बाद डेंसिटी की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो डेंसिटी का बच्चा डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, जैसे टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे डेंसिटी लगातार क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज होता है। डेंसिटी में यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। वैल्यू से अपने को एच सच याद नहीं रखनी है। जनरली हमारे जो 12th का या जो जेई में अगर पूछे जाते हैं तो सिर्फ अपने को ट्रेंड याद रखना है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है बच्चे? लगातार इंक्रीज होती है। बात करते हैं किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट पे अपने को याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट लगातार क्या होता है यहाँ पे? डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट लगातार क्या होगा स्टूडेंट? डिक्रीज होगा। और मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा रेगुलर कोई ट्रेंड है नहीं। मेल्टिंग पॉइंट में स्टूडेंट एज सच कोई ऐसा ट्रेंड है नहीं। ठीक है, फिर भी इसको अगर देखें अपन तो टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो। वैसे लिखता हूं मैं लेफ्ट टू राइट रहे हैं, बट जनरली अपन किसके बात करेंगे बच्चा? टॉप टू बॉटम की। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट इनिशियली तो क्या होता है बच्चा? डिक्रीज होता है। इनिशियली तो क्या होता है? यहाँ तक तो डिक्रीज होता है, फिर इसके बाद क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, तो बोरोन से गैलियम तक तो डिक्रीज हुआ, फिर गैलियम से वापस से इंक्रीज हो जाता है। यानी कि इंडियम की बात करें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। थेलियम का इंडियम से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पे फिजिकल इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि हमने सबसे पहले यही अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन वी टॉक्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, देन वी टॉक अबाउट द सर्टेन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जब केमिकल रिएक्टिविटी को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे कई सारे कंपाउंड अपन देखेंगे, जैसे कि ऑक्साइड, हैलाइड। ठीक है, इस तरह से। तो उन पे डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन नहीं बन रहे है ना कि किस तरह का ऑक्साइड बनेगा। जनरली अपन डायरेक्ट बता भी सकते हैं, जैसे कि मान ले आपने रिएक्शन कराया एल्यूमिनियम का किससे? O2 से, तो क्या बनेगा बच्चा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। अगर अल्काइली मेटल की रिएक्शन करा रहे एयर से तो क्या बनेगा? Al2O3, है ना। वो चार्ज बैलेंस करना में शायद बताया भी था आपको। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया Al2 और ये क्या हो गया? O3। तो अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनेगा। ठीक है, अब ये सभी को आता है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे? इस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज या इसके बारे में कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको हम पढ़ेंगे भी सही इसको कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक ऑक्साइड तो बनता है, बट ऑक्साइड का क्या होता है? एक लेयर बन जाता है। जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम का ब्लॉक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि फर्दर मेटल को रिएक्ट करने से क्या होगा? रोकेगा। फर्दर मेटल को रिएक्ट करने से क्या होगा? रोकेगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज या सर्टेन इन्फॉर्मेशन को पूछा जाता है। तो उसी इन्फॉर्मेशन में एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उठा रहा हूं मैं, दैट इज नोन एज व्हाट स्टूडेंट? लुईस एसिड कैरेक्टर्स। सबसे आसान, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ पे जेई में भी एज वेल एज नीट में भी। ठीक है, इजी सा टॉपिक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल, आपको थ्योरेटिकल कुछ याद रखना ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते बच्चा। देखो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि NH3 और ये है मेरे पास क्या? BF3। तो ये NH3 इस BF3 को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है स्टूडेंट? लूज कर देता है। NH3 अपने BF3 को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों इलेक्ट्रॉन? अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस स्पीशीज को तो अपन बोलेंगे लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एक्सेप्ट कर रही है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। ठीक है, एसिड और बेस को आपने पता होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में भी अपन स्टडी करते हैं। बेसिकली 3 तरह से डिफाइन करते हैं। आरएनएस कॉन्सेप्ट, जहां पे H+OH- की बात करते हो आप, जैसे HCl क्या है? H+ लूज करेगा तो वो अपने आप में क्या है? आरएनएस एसिड। फिर एक होता है ब्रोंस्टेन लोरी, वो H+ के बेसिस पे उस पर बात करते हैं। और एक थर्ड कॉन्सेप्ट होता है लुईस। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी अपन एसिड बेस को डिफाइन कर सकते हैं। याद रखेंगे कि वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है उनको तो बोलते हैं लुईस एसिड, और जो लूज करती है उसको बोलते हैं लुईस बेस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है।
नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या लोन पेयर है, और BF3 के पास क्या है, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। तो इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर पुट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे जनरली कंपेयर करवाता है लुईस एसिड स्ट्रेंथ कि कौन अच्छा लुईस एसिड, कौन बेकार लुईस एसिड, ठीक है। अब उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट स्टूडेंट, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे एकदम। आ जाओ, हमारे पास ये 3 कंपाउंड है, BF3, BCl3 और BBr3। क्वेश्चन तो वही है हमारा, इन तीनों को हमें अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर एसिडिक लुईस एसिड स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ठीक है। बट उसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें यहाँ पे देखने पड़ेगा बच्चा इसकी क्या बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। अब बैक बॉन्डिंग होती क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बोरोन के बारे में अगर BF3 के बारे में काफ़ी सर्टेन कुछ इन्फॉर्मेशन में लिखता हूँ, आप सभी को इतनी सी बात तो समझ में आ रही होगी कि बोरोन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बोरोन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पे। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 5। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे इसका इस तरह से, 1s2 2s2 2p1। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए बोरोन ने, यानी कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सबसे पहले 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट करवा देते हैं, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी बॉन्ड बनेगा। समझ में आती बात। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, तो ये बोरोन का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास हर एक फ्लोरीन अपना एक लोन पेयर लेके आएगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो फ्लोरीन आया, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फ्लोरीन आया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फ्लोरीन आया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। तो बोरोन के पास पहले वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3। आफ्टर द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद द फ्लोरीन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास बोरोन के पास अभी भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है बच्चे। बोरोन के पास ये वाला जो है अभी भी क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल एक्चुअली। कौन सा वाला, 2p वाला। कौन सा वाला बच्चा, 2p, ओके। 2p मेरे पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब अगर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में कहीं से अपन इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर से कहीं से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6 तो थे ही सही, 2 और आ गए, तो 6 + 2 कितना हो गया, बोलो 8। और आप ये ऑक्टेट नाम का एक रूल आपने पढ़ा भी होगा केमिकल बॉन्डिंग में, क्या कि किसी भी स्पीशीज में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कंप्लीट, तो उसका जनरल स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, जिसी को आपने बोला था ऑक्टेट रूल। रिलेटिवली, जैसे कि इनर्ट जो केसेस हैं, तो वहां पे देखो हीलियम को छोड़ के सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उनका स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए तो उनको बोल रहे हैं इनर्ट, वो दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे। तो अपन ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि अगर इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये कंपाउंड BF3 अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए यहाँ पे एक क्या मैकेनिज्म या एक क्या सिस्टम देखते हैं अपन बच्चे इस कंपाउंड में। यहाँ पे देखो, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूँ, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ना फ्लोरीन का, जल्दी से बोलो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। 1s2 2s2 2p 5। कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है बच्चे इसके पास, 7। 2 and 5 7। तो 7 में से इस फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया, तो बोलो कितने इसके पास लोन पेयर रहेंगे, 3 लोन पेयर रहेंगे। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 1 तो शेयर कर दिया, तो 6 बचेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन अपने पेयर की फॉर्म में रहेंगे, यानी कि 3 लोन पेयर है। तो कोई भी एक फ्लोरीन अपना लोन पेयर अगर इस बोरोन को इस तरह से प्रोवाइड कर दे, मतलब यहाँ पे देखो ये वाला फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन ने अपना पूरा लोन पेयर यहाँ पे पुट कर दिया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आए इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ गया। इसका जो है बच्चा रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यही एक रीजन है क्या कि अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये जो साइड एटम है बोरोन से जो कनेक्टेड, तो साइड एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग तो हो रही है बट बैक साइड से हो रही है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, बैक बॉन्डिंग। ओके, समझ में आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो देखो,
बोरोन में भी इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 फ्लोरीन से कनेक्टेड। यहाँ पे BCl3 में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होगा, BBr3 में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा अपने को। अब सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहाँ पे हो रहा है, यानी कि बैक बॉन्डिंग तीनों में होगी। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी बोलते हैं बच्चा। आपने लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ओके, जैसे कि बात करते हैं वापस से क्या BCl3 की, सॉरी BF3 की, फिर BCl3 देन दी BBr3। तो ये हो गया BF3, ये हो गया BCl3 और ये हो गया BBr3। देखो तीनों में वही सेम कंडीशन हो रही है। हमारे पास बोरोन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने शेयर किए, टोटल हो गए 6। यहाँ पे भी बोरोन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किए, हो गए यहाँ पे भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के, 3 इलेक्ट्रॉन Br के, ब्रोमीन के। तो इन सब केसेस में यहाँ पे बोरोन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और सब केसेस में यहाँ पे क्या होगा बोलो, एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहा होगा, इसमें भी 2p, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक 2p एम्प्टी ऑर्बिटल है और यहाँ पे भी एक 2p एम्प्टी ऑर्बिटल है बोरोन के पास बच्चा। अब यहाँ पे भी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बच्चा, इसको बोलो हाँ कि ना। फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस 2p ऑर्बिटल में। जैसे 2p में शेयर करेगा तो 6 तो थे ही सही, 2 और मिल गए, तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे भी क्लोरीन अपना लोन पेयर शेयर करेगा और यहाँ पे Br अपना लोन पेयर शेयर करता है। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और याद रख सकते हैं, ये तीनों बॉन्ड एक जैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बैक बॉन्डिंग होती है तो सभी फ्लोरीन करेंगे, पहले ये करेगा लोन पे डोनेट, फिर ये 1 बाय 1 सभी फ्लोरीन क्या करेंगे, अपना लोन पे डोनेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन की हमारा मेन टारगेट तो क्या है, मेरे को तो बताना है लुईस एसिड स्ट्रेंथ। बट फिलहाल यहाँ पे मैं पूछता हूँ या बताता हूँ क्या, बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ, यानी कि सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहाँ पे है। तो देखो बहुत कुछ खास कॉन्सेप्ट है नहीं, आप सभी को बेसिक आइडिया होगा कि ये जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे बच्चा 2p में, क्लोरीन का जो लोन पेयर है कहाँ पे बच्चा 3p में, और ये ब्रोमीन का जो लोन पेयर है कहाँ पे 4p में। कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, हेलोजन फैमिली के मेंबर ही है ना, ये सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का। तो इसका लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में, 3p ऑर्बिटल में, 4p ऑर्बिटल में। आपने एक रूल पढ़ा होगा n+l, तो वहां पे n+l में अपन ऑर्बिटल को एनर्जी के रेस्पेक्ट में अरेंज करते हैं, तो 2p का एनर्जी कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे देखो इसके 2p से इसके 2p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बोरोन का 2p में फ्लोरीन के 2p के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी एनर्जी डिफरेंस होगा, बोरोन का जो 2p है और फ्लोरीन का जो 2p है इसमें भी एनर्जी डिफरेंस होगा, बट वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो तो इसका 2p और इसका 3p एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस। अब जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा बच्चा, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन पुट करने की टेंडेंसी लगातार क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। अपन बोले बैक बॉन्डिंग क्या होती रहेगी, कम। समझ में आया? जैसे कि मैं बच्चों को इस तरह से बताता हूं कि हमारे पास मान ले एक शेल्फ है बुक का, इस पर्टिकुलर हाइट पे मेरे को बुक रखनी है, यानी कि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मैं इजीली बुक को यहाँ पे रख दूंगा। थोड़ा हाइट बढ़ा दिया तो बुक को फिर बड़ी हाइट पे भी मैं रख सकता हूँ, बट वहां पे थोड़ा मेरे को दिक्कत होगी, है ना। हाइट ज्यादा तो मतलब एनर्जी ज्यादा, ऐसे मान ले, और हाइट ज्यादा तो मैं वहां पे बुक को इजीली मान लेते रख भी देंगे, बट मेरी टेंडेंसी क्या होगी, कम हो। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम तो बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग, फिर यहाँ पे कम और यहाँ पे भी सबसे कम। सो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर आता है, सो बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होगी कहाँ पे, BF3 में, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में। ठीक है बच्चे, इफेक्टिवनेस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये हमारे पास ऑर्डर आता है। रीजन समझ गया, एनर्जी डिफरेंस, यहाँ पे याद भी रख सकते हैं आप क्या, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे बोलो बोरोन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो बैक बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहा था, या ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ पे एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है तो बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो अब बात करते हैं लुईस एसिड की फाइनली वापस से।
किसकी बात करते हैं बच्चा? लुईस एसिड की। कि हमारे पास क्या किया आपने BF3 को रखा NH3 के साथ, आपने BF3 को रखा BCl3 को रखा NH3 के साथ, और आपने Br3 को रखा NH3 के साथ। अच्छा यहाँ पे देखो सभी केसेस में NH3 के पास तो लोन पेयर है, NH3 के पास तो क्या है? लोन पेयर है। तो लोन पेयर इन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दे सकता है। एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है ना, और इनके पास भी क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल था। बट आप तो बोलोगे कि सर एम्प्टी ऑर्बिटल में तो बैक बॉन्डिंग हो गई ना। यस हुआ है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। दो कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें, बट फिर भी यहाँ पे कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ वैकेंसी तो होगी इलेक्ट्रॉन की, मतलब 2p ऑर्बिटल में, ठीक है। और यही रीजन है कि BF3 भले ही बैक बॉन्डिंग हो रही है, बट फिर भी ये दूसरी स्पीशीज अगर है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यही रीजन है बच्चा कि ये BF3 भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो हम बोलेंगे इन तीनों स्पीशीज को क्या बच्चा? लुईस एसिड। अब यहाँ पे मेरे को बताओ इन तीनों में सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन सा है? तो यहाँ पे देखो कि सबसे अच्छा लुईस एसिड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग, यानी कि इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल था उसको सेटिस्फाई कर दिया फ्लोरीन के लोन पेयर ने। तो फ्लोरीन के लोन पेयर ने पहले से उसका एम्प्टी ऑर्बिटल फिल कर दिया है, तो NH3 से इसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी क्या हो जाएगी? कम। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस था Br और ब्रोमीन और बोरोन में, बैक बॉन्डिंग ना के बराबर हो पा रही है। तो यहाँ पे अभी भी हम बोलेंगे यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है। बोरोन का जो 2p ऑर्बिटल है उसमें बहुत अच्छे से वैकेंसी है, तो ये इजीली इसकी टेंडेंसी रहेगी ज्यादा NH3 से लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्या कि सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी बच्चा इसकी? तो लुईस एसिड का यही कैरेक्टर आ गया कि सबसे अच्छा लुईस एसिड ये, फिर उससे कम ये और सबसे कम ये। और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमसे पूछा था उसने लुईस एसिड। अब इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे बच्चा जब आपको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता हो, आपको कहीं ना कहीं ऑफ-बो प्रिंसिपल N+L रूल पता हो, ठीक है, आपको ऑक्टेट रूल पता हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एग्जाम का भी यही रिक्वायरमेंट है बच्चा कि एग्जाम में थ्योरेटिकल आप पढ़ के जा रहे हो, कॉन्सेप्ट हो सकता है आपसे क्वेश्चन नहीं बने, तो आपका एक बच्चा अपनी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करो ना, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे सोचने का प्रयास करेंगे अपन। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया बैक बॉन्डिंग का। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इसमें, तो ये हमने देखा है कि बोरोमीन हेलोजन फैमिली में जो हैलाइड्स, अपन हैलाइड को पढ़ेंगे भी सही कभी, कि जब हेलोजन रिएक्ट करता है बोरोन फैमिली के मेंबर से तो क्या बनते हैं बच्चा? हैलाइड बनते हैं। तो उन हैलाइड तो आसान से बना देंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, दैट इज लुईस एसिड स्ट्रेंथ। ओके, दूसरे बात करते हैं, जैसे कि अगर बात हमसे बोला जाए कि AlCl3। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट याद रख सकते हैं जो कि लुईस एसिड स्ट्रेंथ के बारे में क्या कि टॉप टू बॉटम जाने पर लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी स्टूडेंट? लगातार डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? बोलो, टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ लगातार क्या होगी स्टूडेंट? डिक्रीज होगी। क्या होगी? लगातार डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगातार जो ऑर्बिटल है मेरा 2p 3p 4p 5p, तो ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ रहा है तो, और दूसरा साइज भी बढ़ रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लगातार क्या होगी? कम। ठीक है, अब इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है कि सर अभी तो आपने बोला था कि इनमें सबसे अच्छा लुईस एसिड है, तो सर टॉप टू बॉटम जाने पर तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना। ये देखो एक ही मेंबर में अपन ने बात किया है, सिर्फ बोरोन में तीनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं, बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आप बोरोन फैमिली में जा रहे हो, आप क्या है बोरोन फैमिली की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लुईस एसिड का जो ऑर्डर आएगा वो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि सभी के जो हैलाइड, मतलब जैसे कि आपने ले लिया ना, एक बार आपने लिया BCl3 और आपने लिया एक बार AlCl3, तो हम बताएंगे भाई BCl3 एक अच्छा लुईस एसिड हो जाएगा एज कम्पेयर टू व्हाट? AlCl3। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या कि जो AlCl3 है इसको अपन यूज भी करते हैं कहाँ पे स्टूडेंट? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में। नाम सुना है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे आप, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये क्या करता है एक्चुअली, जो Cl हमने क्या लिया, हेलोजन लिया किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये जो है AlCl3 इस क्लोरीन को अपनी तरफ ले लेता है, तो क्या बन गया? Cl+ और AlCl3-।
और जैसे ही ये Cl+ बना है, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और खुद से जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे देखो इस AlCl3 ने भी अगेन इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो क्यों? क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है, अच्छा एक लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, शेयर अगर कर दिए तो क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इसका भी जो 3p ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। तो 3p ऑर्बिटल एम्प्टी है और यही रीजन है कि इसकी भी क्या टेंडेंसी होती है बच्चा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि जो AlCl3 है, जो हमारे पास क्या है बच्चा, AlCl3 है, ये अगर अपनी वेपर फेज में होता है, अगर AlCl3 अपनी क्या होता है, वेपर फेज में होता है, तो फिर क्या होगा। तो आपको याद रखना है क्या, कि AlCl3 अपनी जैसे ही वेपर फेज में जाता है, तो ये बच्चा क्या बना लेता है, इसका डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है, डाइमर। डाइमर बनता क्यों है, कैसे बनता है, समझते हैं। यहाँ पे देखो, अभी अपन ने देखा कि एल्यूमिनियम AlCl3 में जो एल्यूमिनियम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो एल्यूमिनियम के, 3 क्लोरीन के 6, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। तो अगर एम्प्टी ऑर्बिटल में कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दे अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और यही रीजन है क्या, कि ये वाला जो एल्यूमिनियम है ना बच्चा, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि कोई भी क्लोरीन है या कोई भी हेलोजन, उसके बाद 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये वाला क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इस के एम्प्टी ऑर्बिटल में, और ये वाला क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इस वाले एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये कि AlCl3 था, ये दूसरा मेरे पास AlCl3 है, दोनों आपस में क्या हो गए बच्चे, कनेक्ट हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। ओके, और यहाँ पे क्या बन गया, AlCl3 का डाइमर बन गया, जिसको आप क्या बोलेंगे, Al2Cl6। क्या बोलेंगे, Al2Cl6। ओके, पहली बात। क्यों बना, सेम कॉन्सेप्ट है। अब ये भी अपन जो पढ़ के आ रहे थे कि ये भी अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो इसकी भी हमेशा क्या टेंडेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो 2 मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसी AlCl3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अपन से जनरल ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इन क्लोरीन को बोलते हैं बच्चा ब्रिज्ड क्लोरीन। क्या बोलते हैं इनको, ब्रिज्ड क्लोरीन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रिज क्लोरीन। तो आपसे जनरली ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि Al2Cl6 में कितने ब्रिज क्लोरीन होते हैं, तो आप बोलोगे 2। इनको बोलते हैं टर्मिनल क्लोरीन। कितने टर्मिनल क्लोरीन होते हैं, आप बोलोगे 4। पहली बात, तो इसको लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए T, और इस क्लोरीन को लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए B। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनता है क्या, कि अगर आपको बताना है यहाँ पे इनकी बॉन्ड लेंथ, कौन सी, एल्यूमिनियम और क्लोरीन की, एल्यूमिनियम और क्लोरीन की कौन सी वाली, एक तो टर्मिनल वाली और एक ब्रिज वाली। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सा जो बॉन्ड लेंथ है एल्यूमिनियम और Ct, मतलब एक तो ये वाला बॉन्ड लेंथ और एक ये वाला बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, देखो आप खुद से थोड़ा अगर सोचें तो ये हमारे पास ये दोनों, अगर ये डायमंड नहीं बनता तो ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ इक्वल होता, बोलो हाँ कि ना, इक्वल होता। बट ये वाला जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस वाले एल्यूमिनियम को। थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करते हैं, ये वाले क्लोरीन को, इस पे फोकस करो बस, इन दोनों क्लोरीन पे। दोबारा से बोल रहा हूँ, ये वाला अगर AlCl3 नहीं होता तो ये वाली लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती, इक्वल होती, मतलब टर्मिनल और ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आता ना। बट जैसे ही ये क्लोरीन अपना लोन पेयर शिफ्ट कर रहा है तो ब्रिज वाली कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पे खुद से भी अगर देखेंगे इस डायग्राम को अच्छे से, तो आप बता सकते हो कि ये वाला जो क्लोरीन है कहीं ना कहीं इससे तो कनेक्ट था ही सही, ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है अभी, है ना, कनेक्ट हो गया ना, डाइमर बन गया। क्या बन गया मेरे पास, एक 2 मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गए, इसको बोलते हैं डाइमर। 3 मॉलिक्यूल कनेक्ट होते तो उसको बोलते हैं ट्राइमर। तो ये वाला जो क्लोरीन है वो इस एल्यूमिनियम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, तो काइंड ऑफ ये क्लोरीन उसकी तरफ खींच रहा है, हिंदी में बोले तो स्ट्रेच हो रहा है ये बॉन्ड। और यही रीजन है क्या, ये बॉन्ड अगर स्ट्रेच हो रहा है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा बच्चा, टर्मिनल वाले एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच वाले बॉन्ड लेंथ से क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद से भी एग्जाम में भी अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। मान लो नहीं भी पता है तो डायग्राम आपने बनाया तो उसमें देख के बता सकते हैं कि ये वाला क्लोरीन तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, 2 जगह पे खींच रहा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पे अपन ने देखा सर्टेन
इन दोनों तीनों स्पीशीज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। उसी कैटेगरी में अपन जाते हैं क्या, तो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया हैलाइड और उनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज, है ना। फिर अभी अपन ने केमिकल रिएक्शन एच से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, फिर उनको एक साथ अपन पढ़ लेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट अपन कवर कर लिए यहाँ पे, है ना। तो इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट आता है क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में BH3 मॉलिक्यूल का स्टडी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो जो BH3 है उसमें जो बोरोन है वो 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अगेन बोरोन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, बोरोन ने जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और हाइड्रोजन ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलो? 6। कितने हो गए? 6। अब अगर इस बोरोन के पास भी कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, इसका 2p ऑर्बिटल अभी भी क्या होगा? एम्प्टी। तो अगर उस 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन तो इसकी जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी बच्चा। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगेन अब ये BH3 बच्चा अलग तरह से कुछ यहाँ पे एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, क्या समझते हैं। जैसे कि ये हमने एक BH3 का मॉलिक्यूल लिया और ये आपके पास दूसरे BH3 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब एल्यूमिनियम के साथ अपन ने काम किया था, अभी जस्ट ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था कि एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन कनेक्टेड है, वहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम और 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो सेम AlCl3, ये भी AlCl3। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस क्लोरीन ने तो इसको लोन पे डोनेट कर दिया, इस क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम को डोनेट कर दिया। बट यहाँ पे क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर वगैरह है क्या? बोलो नहीं, हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इसने शेयरिंग में लगा दिया है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये स्टेबल कैसे हो? तो यहाँ पे बच्चा एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट अपने को देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज व्हाट? बनाना बॉन्डिंग, या उसी को बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्या कॉन्सेप्ट होता है समझना। देखो यहाँ पे हमारे पास इस बोरोन और इस हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये दूसरे वाला जो बोरोन है ना बच्चा, ये इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ शिफ्ट करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ शिफ्ट करता है। तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर वगैरह तो नहीं है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और अट्रैक्ट करेगा तो अपने को इस तरह की एक बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन दिखेगा। और दूसरा ये वाला जो इस बोरोन, इसका तो कंप्लीट हो गया अभी, अब इसका नहीं हुआ ना, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा? तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए इस बोरोन और हाइड्रोजन के बीच के, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बच्चा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कैसे? इस तरह से। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास एक BH3 का मॉलिक्यूल ये वाला, एक BH3 का मॉलिक्यूल ये वाला, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, और दोनों कनेक्ट जैसे हुआ तो यानी कि एक डाइमर बन गया है। अगेन उसको क्या बोले? B2H6। ऐसी को क्या बोलते हैं? डाई बोरोन। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? डाई बोरोन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डाई बोरोन। अब अगेन यहाँ पे भी वही सारे कॉन्सेप्ट, क्या इसमें मेजर कॉन्सेप्ट अपन से पूछा जाता है। पहला कि यहाँ पे जो 6 हाइड्रोजन है क्या वो सभी एक जैसे होते हैं क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, इसमें 4 हाइड्रोजन तो एक जैसे होंगे। इनको बोल देते थोड़ी देर के लिए टर्मिनल हाइड्रोजन। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो 4 हाइड्रोजन तो क्या होते हैं बच्चा? इसमें टर्मिनल होते हैं। तो 4 तो टर्मिनल हाइड्रोजन, और 2 ये जो हाइड्रोजन होंगे इनको बोलते हैं अगेन ब्रिज्ड हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे इनको बच्चा? ब्रिज हाइड्रोजन। तो HB और HB बोल देते इसको। और 2 इसमें क्या होंगे बच्चा? ब्रिज। यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का नेचर है वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली समझ में भी आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन 2-2 बोरोन से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन भी 2-2 बोरोन से कनेक्टेड है। इसका जो शेप है बॉन्ड का वो एक बनाना तरह की दिख रहा है अपने को, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक में आपको ये वर्ड बट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। डाई बोरोन को अपन क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इस तरह से कि डाई बोरोन में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने बॉन्ड हैं? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? इनका नंबर बताना है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? देखना यहाँ पे, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन और ये बोरोन, 3 हमारे पास एटम है, 1 2 3। ऊपर वाले पार्ट में देखो, ऊपर वाले पार्ट में आपको एक बात समझ में आ रही है कि इन 3 एटम्स के बीच में सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है।
3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे नीचे वाले बॉन्ड को अगर देखें तो नीचे वाले बॉन्ड में भी देखो बच्चे, यहाँ पे भी मेरे पास ये 3 बोरोन हो गए, सॉरी 2 तो बोरोन हो गए और 1 हाइड्रोजन हो गया, अगेन 3 एटम है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसको भी क्या बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बॉन्ड हो गया और ये एक बॉन्ड हो गया, तो टोटल हमारे पास ऐसे कितने बॉन्ड हो गए बच्चे, टोटल 2। पहली बात। दूसरा, यहाँ पे भी लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें देख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ BHT और BHB, ये बोरोन और टर्मिनल हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और ये बोरोन और ब्रिज हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, बॉन्ड लेंथ। बताइए, अभी अपन ने LCl3 में काम किया था, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला अगर ये BH3 नहीं होता तो ये लेंथ इक्वल होता, बट ये वाला हाइड्रोजन इधर भी तो था, कनेक्ट था ही सही। ये बोरोन इसको और खींच रहा है, एक्चुअली हाइड्रोजन को नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो बॉन्ड काइंड ऑफ स्ट्रेच होगा, तो जैसे स्ट्रेच होगा तो इसकी जो लेंथ है इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगी बच्चा, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्रिज हाइड्रोजन वाला जो बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का जो लेंथ है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रिज टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरोन के बीच का। ओके, सो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बच्चा डाई बोरोन। ठीक है, इसी के तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टडी किया आज के लेक्चर में क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, फॉर एग्जांपल BF3, बोरोन के हैलाइड, एल्यूमिनियम के हैलाइड एंड बोरोन का हाइड्राइड इसको बोलेंगे। ठीक है, और वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट अपन ने देखा है, लुईस एसिड वाला भी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। स्टार्ट कर लेंगे अपन अभी डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भी अपने को उसमें काम नहीं करना है। ओके, कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट था मेजर वो अपन यहाँ पे आज डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे, वी विल कंटिन्यू क्लास ऑन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।